का शुरू करेंगे। अरुण कुमार जी, आप शायद खेत में हैं अपने। जी सर खेत में है सर। थोड़ा खेत दिखाइए थोड़ा और ठीक से। दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या क्या खेती करते हैं आप? सर चना मसूर और गेहूं धान सारी फसलें होती है अपने यहाँ। अच्छा, किस जिले से हैं आप? बांदा जिला से सर। बांदा से? जी सर। अच्छा अच्छा। आप एफपीओ से हैं? जी सर। आप एफपीओ से हैं? नहीं, एफपीओ में सर जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने बांदा जिले में कोई मिल नहीं रहा है। पर एफपीओ कौन लोग जुड़े हैं एफपीओ में। अच्छा, चलिए फिर आप अच्छे मंच पे आ गए हैं। हम कुछ लोगों से जोड़ने की कोशिश करेंगे आपको। बिल्कुल सर। अरुण जी, कुलदीप प्रजापति बोल रहा हूँ मैं। जी जी प्रजापति। हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं। अरुण कुमार जी, मैनिफेस्टो आपने बनाया और लोगों से साझा किया है अपने क्षेत्र में। जी सर, कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है इस बारे में। कई लोगों ने इसके लिए काफी प्रोत्साहित भी है। तो लोगों को रुचि आ रही है, लोगों को लग रहा है कि मैनिफेस्टो एक अच्छी चीज है। जी जी जी, काफी लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कभी आप अपने अगर गांव की मीटिंग कराना चाहें अपने माध्यम से, जी जी जी। हमारे साथ संपर्क करिएगा। हम एक मीटिंग खाली आपके गांव वालों के लिए भी हम कर सकते हैं, जिसमें हम बातों को और डिटेल में रखें। ओके सर, ओके सर। हम चाहेंगे कि आपके गांव वालों को भी पता चलना चाहिए कि उनके बीच कितनी अच्छी सोच वाला व्यक्ति है। जी जी और जी जी। उसके साथ हम लोग भी हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। ओके तो आप ओके। इसकी तैयारी करिए और हम आपके गांव में ज़रूर मीटिंग करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल प्रयास करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल। और कोई साथी अपना परिचय देना चाहेगा एफपीओ से यहाँ पे, और कौन कौन है? देख ले तो पहले ना। हेलो। जी हेलो, तो आवाज आ रही है राघवेंद्र जी? जी जी रामगोपाल जी, बोलें बोलें सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं वैदिक कृषि का डायरेक्टर और एमडी रामगोपाल हूँ, और मेरा जो होम टाउन है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, नियर गोरखपुर। स्वागत है रामगोपाल जी आपका। जी सर। अभी हम जैविक खेती कर रहे हैं, और साथ में हम लोग का एफपीओ है, उसमें 500 किसान होल्डर हैं। और जिले में एक अच्छी टीम है, डीएम साहब से भी अच्छी ट्यूनिंग है, जिला कृषि अधिकारी से भी है, कृषि निदेशक, सभी लोगों से, सभी डिपार्टमेंट से। जी। तो अभी सर मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि मैं एक अभी मॉडल ऐसा कर रहा हूँ कि जो किसान खेती से भग रहा है उसको कैसे मुनाफा दिया जाए। बिल्कुल। में सर मैं मेरे पास एक बागवानी मैंने एक ऐसा क्रिएट किया है जो 1 एकड़ में है, और जो उसकी लाइनिंग है, डिस्टेंस है, 2 लाइनों के बीच में 35 फुट है सर, 35 फुट। उसके बीच में हमने सर इंटरक्रॉपिंग किया है। तो अभी आज के डेट में हमारे पास मटर के साथ साथ उसमें राई भी है, फिर उसमें अलसी भी है, उसमें धनिया भी है, और गेहूं की 5-6 वैरायटी है, जो काला गेहूं है, सारी देसी वेराइटियां हैं। तो जो देसी वेराइटी का जो प्रोडक्शन है सर, 27.5 कुंटल प्रति एकड़ है सर राघवेंद्र जी। अच्छा। जो हमारे किसान भाई इससे वंचित रह जाते हैं, जी तो अपने बनारस के एक प्रकाश सिंह रघुवंशी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर से और राष्ट्रपति से वार्डेड है, प्रकाश सिंह रघुवंशी। जी तो जी दो जी। साल
पहले हमने इसे स्टार्टिंग किया था 20 डिसमिल से, आज के डेट में हमने उसको 20 एकड़ में कन्वर्ट किया है देसी बीज का। अच्छा। और इसका जो प्रोडक्शन है, ये हमारे मंडल में कमिश्नर साहब को भी इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी 25 जून को एफपीओ का, तो इस क्रम में उनको अवगत कराया गया था। तो इस बार हमने जितने भी अपनी पुरानी संस्कृति के गेहूं बीज है, हमारे भाई लोग जो सुन रहे हैं किसान भाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर साल गेहूं को या धान की जो बीज का है क्रय करने से हम बचें, और अपना एक बार देसी बीज आपके हाथ में पहुंच गया तो इसको रामगोपाल सर अनम्यूट कर लीजिए। रामगोपाल जी, हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आपकी। अनम्यूट कर लें सर। आ रही है आवाज? जी सर। हाँ रामचंद्र जी, सुन पा रहे हैं सर? जी सर बोलें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने मेरा जो एजुकेशन रहा है सर, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी रहा है, फिर भी जी। उसके बाद मैंने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंडिया की तीसरे नंबर की कंपनी है ये। फिर उस प्राइवेट सेक्टर में सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से हम फिर एग्रीकल्चर में आए हैं। तो एक मॉडल में बताना चाह रहा हूँ अपने किसानों को कि हम देसी बीज पे जाएं सर, क्योंकि 2 साल से मैंने ये प्रयास किया था एक ऐसा मॉडल विकसित करें कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे पास vegetables, हमारे पास यानी किसानों का एक ऐसा मॉडल हो कि हमको मार्केट से कुछ खरीदने में पड़े सर। जैसे लॉकडाउन में सबसे अच्छा अनुभव किसानों का ये रहा है, जो ज्यादा परेशान नहीं हुए हैं, मतलब जिसके पास सेटअप है। बाकी तो रोने वाले किसान तो है नहीं, जो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर एक देसी क्रम में एक छोटा सा हम लोग इसका अगर किसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो इसको चर्चा हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छे बीज में लोग काम कर रहे हैं। तो अगर बीज से, जैसे मैंने इस बार 10 एकड़ गेहूं लगवाया सर, तो मेरे घर का बीज है तो उसमें 35,000 रुपया मेरे बीज का बच गया इस बार सर राघवेंद्र जी। और अगर ये किसान खरीदता था तो ये उसको 5,000 उसके सर को हमने बीज दिया है, आज कैश लिया तो लास्ट में होगा। अगर नहीं देता था तो के ऊपर उस ब्याज के साथ उसको देता। राघवेंद्र जी। रामगोपाल जी, आपका जो ये मॉडल आपने बताया, ये बहुत ही अच्छा और रोचक लग रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी आज की मीटिंग के बाद, और थोड़ा हम आपसे इसे जी और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जी आपके माध्यम से चाहेंगे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो आपने अच्छी गतिविधियां अपने जी कृषि में आप ला रहे हैं, उसका हम जी कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे, और ये जी आपके जी माध्यम से अर्जित होने की वजह से आपको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसके बारे में जी हम कैसे बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पे हमारी टीम अलग से आपसे जुड़ के थोड़ा सा आपका जी समय लेकर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। जी सर। और हम चाह रहे हैं कि देखिए, कृषि में जो भी अच्छा काम हो, मॉडल गांव का मंच का उत्तरदायित्व है ये, कि जो जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हम जितना हो सके जी प्रोत्साहन दें, बढ़ावा दें, और उनके माध्यम से जितने हमारे और एफपीओ वाले भाई या किसान भाई जागरूक हो सकें, नई गतिविधियों से अपना भी उत्थान कर सकें, तो ये हम सबका मिल के कार्य करने का एक ये माहौल हम बनवा सकें। तो हमारी टीम आपसे ठीक है अलग सर, से संपर्क बिल्कुल। करेगी, और आपका थोड़ा हम समय लेंगे, उसके लिए निवेदन करेंगे हम आपसे। नहीं और नहीं, बिल्कुल सर, निवेदन नहीं है ये, हम लोग का एक यही रहेगा कि हम लोग साझे मन से और
जी राम गोपाल जी, तो हम संपर्क करेंगे आपसे और फिर इस चर्चा को आगे लेके चलेंगे। अब मैं सबका जी सर। यहाँ पे एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं विवेक गंगवार सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विवेक गंगवार सर का मैं परिचय आप सबको दे दूं। वैसे तो आप सबकी मुलाकात इनसे किसी न किसी मीटिंग में हो चुकी होगी, परंतु फिर भी विवेक गंगवार सर मॉडल गांव के फाउंडिंग मेंबर हैं। सर वर्ल्ड बैंक के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और पंचायती राज के मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रमुख सलाहकारों में से हैं। सर का बहुत अच्छा ज्ञान और पकड़ वाटर और सैनिटेशन पे है, पानी पे है। और आज सर ने हमें समय दिया है कुछ ऐसी बात पे चर्चा करने के लिए, कुछ अपना ऐसा ज्ञान साझा करने के लिए जो एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे है जिसका आप और हम सेवन रोज करते हैं और उसके बिना हमारा और आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पानी की। आज सर जल जीवन मिशन पे थोड़ी रोशनी डालेंगे और इस बात पे चर्चा होगी कि पानी का महत्व और पानी के गुणवत्ता का महत्व ना सिर्फ हमारे जीवन बल्कि हमारे व्यवसाय में भी, हमारी कृषि में भी क्या है, कैसे है और कैसे उसका संरक्षण, कैसे उसका सही इस्तेमाल हमारे ना सिर्फ जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा बल्कि हमारे व्यापार को भी बहुत वृद्धि देगा। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा विवेक गंगवार सर से कि सर प्लीज़ सबको संबोधित करें। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपका मॉडल गांव में आपने मुझे इस विषय पे बात रखने का मौका दिया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि जो हमारे पूरे प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जो हमारे साथी हैं, क्योंकि हम सब किसान परिवार से हैं तो सब साथी हुए, और साथी का जो लक्ष्य है एक दूसरे को, जैसे एक गाना था नया दौर फिल्म का, दिलीप कुमार की फिल्म थी कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। उसी आधार को रखते हुए मॉडल गांव का निर्माण भी हुआ है। उसी आधार के अनुसार ये जो वर्कशॉप है ये विभिन्न मतलब अलग अलग स्कीम के अकॉर्डिंग रखी जा रही है, और जिसमें आज का जो मुद्दा है वो है जल जीवन मिशन। मुझे लग रहा है कि कुछ साथी कल भी थे, मुझे नजर आ रहा है, और मैं शुरुआत करूंगा राम गोपाल जी की बात से ही। मैं सुन रहा था राम गोपाल जी का, बहुत ही मतलब महाराजगंज का वो बता रहे थे, बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा भी लगा उनका कि इतनी मॉडर्न टेक्निक के साथ में वो काम कर रहे हैं। और जिस चर्चा को हम शुरू करने जा रहे हैं, महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो तराई बेल्ट है। जहां तक मुझे याद है शायद 12 या 12 ही ब्लॉक हैं वहां पर। सबसे उधर नौतनवा है, इधर निचलौल है, और गोरखपुर से जब हम एंट्री मारते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे मिठौरा या ये ऐसे ब्लॉक है जहां पर पानी, ब्रिजमनगंज काफी मतलब पानी है, पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चर के लिए पानी वहां से मिल जाता है। मेरे ख्याल से रामगोपाल जी मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है, आई थिंक। तो लेकिन आज जो मुद्दा है जल जीवन मिशन, इसकी चर्चा इसलिए करने को इम्पोर्टेंट है, और ये मॉडल गांव का मैं थैंक्स दूंगा इस बात के लिए कि मॉडल गांव ने इस इशू को लिया है, क्योंकि मैं इस इशू पे लगभग 22 या 23 सालों से काम कर रहा हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये इशू इसलिए भी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये प्रकृति बनी है, मैं वहीं से हमेशा अपनी बात को रखता हूँ कि ये प्रकृति बनी है छित जल पावक गगन समीरा। इस पंच तत्व से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और ये पंच तत्व में एक भी तत्व कम हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। और जीवन जो के चलने के लिए इन पांचों तत्वों की समान रूप से आवश्यकता है। लेकिन जो धीरे धीरे जो हालात बदलते जा रहे हैं दुनिया में, वो बड़े
खतरनाक मोड़ पे पहुंच गए। खतरनाक मोड़ पे क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि मैंने ये बताना आपकी जानकारी में देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश हर वो व्यक्ति का है जो इस देश में जन्म लिया है या जो इस देश में रहता है। उतना ही हक अंतिम व्यक्ति को है जो प्रारंभिक समझता है या अंतिम, कोई नहीं है, सबका समान रूप से पूरा हक है, जितनी भी नैसर्गिक, जितनी भी हमारी प्राकृतिक तत्व हैं उन पर। और दुनिया को बचाने का भी जिम्मेदारी उसी का है जो प्राणी जगत, जो इस जगत में रहता है। तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जैसे हम घर में होता है कि अगर हमारे घर की आमदनी अगर 10,000 रुपया है तो हमें भी खर्च 10,000 के अंदर ही चलाना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर करेंगे तो ऐसा आएगा कि हम कर्ज में डूब जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा हमारा परिवार जो है, जो हम सुनते हैं सूदखोरी में, हमारा पूरा परिवार का परिवार हमारा नष्ट हो गया। तो ये वही तो जल का थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफ जरूर पहले बताता हूँ और जरूर आप लोग मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पेन कागज भी हो तो जरूर इसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि वेबिनार का मतलब ये है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंस इश्यूज आएंगे, बहुत सारी इनोवेटिव जानकारी मिलेगी और उसको अगर आप अपनी पेन और कॉपी पे अगर नोट करते हैं तो हो सकता है कि आप इसके माध्यम से जब संदेशा नीचे को देंगे, क्योंकि क्या है, कोई हर आदमी की याद करने की क्षमता भी लिमिट होती है। अगर आपने, स्वाभाविक बात है, मैं जो बात बोलूंगा वेबिनार में आपको, अगर मैं यही बात 3 दिन बाद पूछूंगा तो आप देखिएगा बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग से उतर जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से जाने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारा नया नया काम आ जाएगा, नया नया एफओ की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो होगा पुरानी चीजें उसी में छूट जाती हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को एक पेन और कागज जरूर रखना चाहिए जब वेबिनार में हम बैठें, और थोड़ा चैतन्य अवस्था में बैठना चाहिए, बहुत लेट के नहीं बैठना चाहिए। लेटने से भी क्या होता है ना कि लेटने वाला काम नहीं हो रहा है, यहाँ जगाने वाला काम चल रहा है। तो चैतन्य अवस्था में रहेंगे तो और फिर लास्ट में संवाद में करूंगा, क्योंकि हमारा मॉडल गांव का एक कंसेप्ट भी है कि हम लास्ट में संवाद करते हैं। हमने कल भी किया था। आपके जितने भी तकनीकी प्रश्न हैं आप हमसे जरूर पूछिए लास्ट में, जो एक शिष्टाचार है मैकेनिज्म में। और उस तकनीकी प्रश्न में हो सकता है कि कोई प्रश्न का उत्तर मैं ना दे पाया, क्योंकि मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं। तो हो सकता है कि वो बात मैं किसी से पूछ के आपको जवाब दूं। तो पूरे दुनिया में, क्योंकि मेरे एक आदत है, जैसे रामगोपाल जी ने बोला कि अगर बीज देसी अगर हम बचा के रख लिया तो बहुत सारी चीजों का हम समाधान, किसान का जो लागत कास्ट में बहुत सारा चीजों का लिए आ सकता है। सेम वही बात है कि ये पहले मालूम तो चले कि जब जल की चर्चा मॉडल गांव कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे क्या हालात आ गए कि जल जीवन मिशन के बारे में आज चर्चा करनी पड़ रही है, और ऐसे क्या हालात आ गए कि जल जीवन मिशन को पूरे हिंदुस्तान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में चलाना पड़ रहा है। वाई, रीजन क्या है, ऐसा क्या आफत आ गई? जैसे हरित क्रांति जब 1962 में जब स्टार्टअप हुआ था, क्यों आई? जब श्वेत क्रांति क्यों, मतलब भाई क्यों श्वेत क्रांति को चलाया गया? इसका मतलब कोई ना कोई बुनियाद होती है उसके पीछे, और जिस दिन हम बुनियाद को समझ लेते हैं तो उस योजना को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आत्मसात भी कर सकते हैं, और उस योजना को हम नीचे जमीन पर उतार सकते हैं। देखिए, पूरे दुनिया में 193 देश ऐसे हैं, 193 कंट्री। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश जो हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत उसका एक अंग है, और 193 कंट्री और हमारे 30-40 और ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं। अगर टोटल मेरे 240 के आसपास कंट्री हैं, जो पूरे दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, उस कंट्री में भारत का जो रोल है, उस या पूरी दुनिया में जो कंट्री है उसमें अगर मान लीजिए 100% पानी है, तो पूरे दुनिया में पीने के लिए पानी बचा है केवल 2.5%, 2.5% के आसपास पानी बचा है पीने का पानी।
आप कल्पना करिएगा कि 2.5% पानी बचा है पीने का। पानी 100% है, लेकिन 97.5% या समथिंग अबाउट द 97% जो पानी है वो है समुद्रीय पानी है, वो खारा पानी है, उसको आप नहीं पी सकते। जैसे गांव में पानी तो है, लेकिन क्या आप तालाब का पानी पी सकते हैं? क्या आप नहर का पानी पी सकते हैं? रियर टू रियर किसी ने पी लिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर से आप नहीं पी सकते। तो इसीलिए पीने का जो पानी बचा है वो 2.5 बचा है, बाकी 7.5% सी वाटर है। मैंने बोला कि समथिंग अबाउट 97%, और जो सी वाटर है उसको आप नहीं पी सकते। तो अब ये 90, लेकिन आप भी सोचेंगे इसको बताने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया में बताने की जरूरत है। भारत वसुधैव कुटुंब की बात करता है, भारत अखंड ये पूरी दुनिया की बात करता है, और नॉलेज इज पावर। दुनिया में वही देश आगे हैं जिसके पास नॉलेज है। राम गोपाल जी के पास नॉलेज है, इसीलिए हम सब उनको बार बार उनका नाम कोट कर रहे हैं। जैसे कल रामलाल जी थे मिर्जापुर से, नॉलेज था उनका, हमने उनका नाम ले रहे हैं नाम। ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, दुबे साहब, उनका नॉलेज है। सौरभ जी के पास नॉलेज है, जिसके पास नॉलेज है वही लीडरशिप करता है। बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है। तो भारत के पास अब देखिएगा पूरे दुनिया में तो 2.5% पानी है। अब उसमें 240 में एक देश भारत है। अब हम आबादी लेते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब है, हिंदुस्तान की आबादी अकेले 1 अरब 35 करोड़, मतलब कि 17 से 18% आबादी हिंदुस्तान की है। पूरे दुनिया की आबादी में 17% आबादी पूरे हिंदुस्तान की, 17 से 18% के बीच में आबादी 18%। जमीन पूरे दुनिया के 240 भाइयों में बंटवारा हो तो जमीन है 32.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2.5% जमीन है। और जो पीने का पानी बचा है वो बचा है मात्र 0.03%, हिंदुस्तान के हिस्से में आता है। कहने का मतलब कि कितनी बड़ी क्राइसिस अब आने वाले वक्त पे होने वाली है। जिस पानी की बोतल को देखकर आज से 20 साल पहले मुझे खुद याद है, मुझे हंसी आती थी, ये पानी की बोतल कौन लेगा 8 रुपया में? उस समय 8 रुपया कीमत था, लोग हंसते थे। आज उस पानी की बोतल का हालात ये हो गया है कि आप किसी शादी में भी जाते हैं तो मिनरल वाटर पीने की कोशिश करते हैं। अगर आप, और वही पानी की बोतल आज 20 रुपए का मिलता है, सब लोग लेता है। तो और अब तो हवाई जहाज में जब जाएंगे तो और छोटा कर दिया, अब तो इंडिगो में जाएंगे तो 1 कप में दे देगा पानी, छोटा सा कप में। और बाकी जो छोटी सी बोतल है, सौरभ जी मेरे साथ अभी एक यात्रा पे गए थे, हवाई यात्रा में, तो सौरभ जी को याद होगा कि वो 50 रुपए में दिया था उसने बिस्लरी की 200 ml की बोतल। आप कल्पना करिए कि पानी का मतलब जो एक बोतल से नीचे बोतल। हम ये बात बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक बुनियाद नहीं समझेंगे तब तक पानी का महत्व हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और तीसरी बात कि जमीन आबादी 17%, 17 से 18%, जमीन 2.5%, पानी 0.03%, और जिसमें भी हम जो पानी पीते हैं, जो पीने वाला पानी है, उसमें भी शुद्ध पानी मुश्किल से 4 से 5% पी पाते हैं। इसीलिए हमारे गांव में लगातार, हम अभी गांव की बात कर रहे हैं, इसको शहर और गांव से मत लड़ाई छेड़िएगा, हम केवल अभी रूरल की बात कर रहे हैं आज। इसीलिए आप देखिए अपने अस्पताल में, मिर्जापुर चले जाइए रामलाल जी, आप बनारस चले जाइए, आप महाराजगंज चले जाइए, सिटी अस्पताल से शुरू करें महाराजगंज में और अंदर तक चले जाए डीएम कंपाउंड तक, जितने भी नर्सिंग होम हैं, आप देखिएगा 95% जो पेशेंट होगा हमारे गांव का एकदम खचाखच भरा हुआ मिलेगा। किसी भी जनपद में चले जाइए, बीमारी का अगर आप सर्वे कर लीजिएगा
तो आपको 90% बीमारी मिलेगी जो पानी, गंदे पानी के पीने से होती है, चाहे वो पीलिया हो, हैजा हो, बुखार हो, पेचिस हो, दस्त हो, आप कोई बीमारी देख लीजिए। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पैसा तो गांव में गया है, लोगों का इनकम, लोगों के पास में पैसा आया है, चाहे वो अपनी मेहनत से आया है, क्योंकि हम भी गांव के रहने वाले हैं, हम भी खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं, अभी परसों ही लौट के आए हैं क्योंकि गेहूं की कटाई का वक्त आ रहा है। लेकिन सारी चीज का बात, जो पैसा जा कहां रहा है, रुक क्यों नहीं घर में रहा है। तो अगर आप देखेंगे पूरे साल भर का आपने एक खाता खोल लीजिएगा, देखिएगा लास्ट में 50% पैसा हमारा किसी ना किसी रूप में, वो पैसा हमारा स्वास्थ्य के सेक्टर में खत्म हो जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। और जो डॉक्टर कल जिसने दुकान खोली थी आपके यहां, जो मात्र एक साइकिल से आता था, आज उसके पास स्कॉर्पियो है, 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर। जो एक छोटा सा खोखा खोला था, वो आज 3 स्टार होटल बना के बैठा हुआ है अस्पतालों में। ये पैसा कैसे मिल रहा है? ये 3 स्टार होटल क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि सब लोग काम किस पे कर रहे हैं? गंगा गंगोत्री से गंदी हो रही है, गौमुख से, और सफाई इलाहाबाद और बनारस में कर रहे हो। नहीं होगा जी। अगर गंगा गौमुख से गंदी है और सफाई बनारस और इलाहाबाद में करेंगे तो कभी गंगा का वो साफ नहीं हो सकती। आखिर बुनियाद में जाना पड़ेगा कि आखिर गांव का पैसा कहां जा रहा है, आखिर वो पैसा कैसे डॉक्टर की जेब में जा रहा है, वो डॉक्टर कैसे 10 साल में इतना बड़ा आदमी हो जा रहा है। उसका कारण यही है कि जो जितनी बीमारी है वो ज्यादातर 90% बीमारी हमारी वाटर बाउंड बीमारी है, जो गंदे पानी पीने से होती है। और गंदा पानी जिसमें टट्टी मिला हुआ पानी है, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ वो धोखे में कैसे जाता है, इंटैक्ट करता है, या कहीं आर्सेनिक ज्यादा है, कहीं फ्लोराइड ज्यादा है, कहीं पर कैंडियम ज्यादा है। अगर हम उन्नाव और कानपुर होंगे तो कैंडियम ज्यादा होगा, हम बलिया जाएंगे तो आर्सेनिक होगा, हम फतेहपुर जाएंगे तो फ्लोराइड होगा। ऐसे बहुत जो चीजें जो हमारे, क्योंकि दिखाई तो पड़ती ही नहीं है, पानी तो साफ है लेकिन वो पानी के अंदर क्या है वो बीमारी का कारण है। वो हम आगे आपको एक प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो इसलिए ये बात भारत के प्रधानमंत्री जी को देश ने सोचा, रिपोर्ट्स गई, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक मास लेवल पे कैंपेन शुरू किया कि उन्होंने कहा ना, अब तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे देश में कैंपेन चलाया जाए वाटर पर। और काम चल रहा है वाटर पर, ऐसा नहीं आज ही नया है, पहले लंबे समय से चल रहा है। अगर कोई बहुत पुराना आदमी होगा तो जो 1950-55 में लगते थे तो खाली हैंड पाइप लग जाता था, ये पूछा नहीं जाता था कहाँ लगाना है, किसको देखना है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक सोशल इंजीनियर आ गया उसमें, फिर चीजें बदलती चली गई। तो अभी जो बात आया तब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर देश का पैसे को भी और साथ में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए। तो उस शुद्ध पानी के लिए जो योजना को शुरू किया गया है पूरे हिंदुस्तान में, उसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के 4 लक्ष्य हैं। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण पानी। सबसे पहले क्वालिटी वाटर जिसमें शुद्धता हो। शुद्धता जो स्टैंडर्ड है, अगर पूरे इंडिया में अगर देखें तो 21 तरह के टेस्ट होते हैं। वाटर जब टेस्टिंग में जाता है तो उसकी टेस्टिंग्स होती है कि उन 21 तत्वों में से कोई कौन सा रासायनिक तत्व मिला है, एक। और पानी जो होता है वो आमतौर से 2 ही तरह से प्रभावित होता है, या तो केमिकल कंटेमिनेशन है या बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन है। अब बायोलॉजिकल क्या होता है, जो पानी में गंदगी मिल जाती है, अब वो समझ गए होंगे आप। और केमिकल ये जो मैं बता चुका हूं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए। ये तब भाई अगर हैंड पाइप लगे होंगे तो मान लो नीचे आर्सेनिक है तो आप कितना भी हैंड पाइप लगा लीजिए, आर्सेनिक को रिमूव तो नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए आपके लिए जो अगर आर्सेनिक रिमूवर हैंड पाइप लगे भी हैं तो उनका रीच बहुत कम है। तो लोग बेचारे, बहुत सारे लोग होंगे जो छोटे छोटे हैंड पाइप का पानी पीते हैं। तो इसीलिए इसको लगाया गया कि नहीं, अब सारी स्कीम बंद करो। अब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सारी स्कीम को एक स्कीम कर दिया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, जो केरल में भी चल रही है, जो जम्मू कश्मीर में भी चल रही है, जो गुजरात में भी चल रही है और जो त्रिपुरा में भी चल रही है। और उस स्कीम के अंतर्गत
जो सबसे बड़ी बात आई उसमें 4 तत्व हैं। नंबर 1 क्वालिटी, मतलब गुणवत्तापूर्ण पानी। नंबर 2 निरंतर, मतलब आवश्यकता के अनुसार आपको पानी मिल सके। और नंबर 3 जो आपके लिए है वो है कि लगातार मिले पानी। ये भी नहीं कि 1 साल मिल जाए 2 साल ना, लगातार, मतलब आगे आगे कईयों वर्षों तक आपको लगातार पानी मिले, उसकी प्लानिंग है इसमें। और उस प्लानिंग में भी हम आपको बताएंगे कि एफपीओ की क्या भूमिका होगी, एज ए कॉमन पीपल की क्या भूमिका होगी, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो और इसमें जो सबसे बड़ी बात रखी गई कि ये तो पानी चाहिए, लेकिन इस पानी की निगरानी का काम समुदाय का होना चाहिए। क्योंकि मेरे घर में अगर नल है तो मैं निगरानी कर सकता हूं, कोई दिल्ली में और लखनऊ में बैठ के निगरानी नहीं कर सकता। अभी तक हो यही रहा था कि लखनऊ और दिल्ली से नहीं हो, संभव ही नहीं है इस बात को लेकर। ऑनरशिप, इसमें समुदाय को ऑनरशिप लेना पड़ेगा। वो कैसे ऑनरशिप लेगा ये अभी हम आगे बात को रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, पानी क्यों जरूरत था वो हमने आपको बताया कि पानी का हालात 0.03%। नंबर 2 जल जीवन मिशन क्यों, क्योंकि हमें गुणवत्तापूर्ण पानी और लगातार पानी मिल सके सैकड़ों अगले भविष्य में, उसके लिए। और नंबर 3 बात आई क्यों जरूरत है, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हमें शुद्ध पानी की आवश्यकता है। और नंबर 4 ये पानी कौन देगा, तो ये जो पानी जो हमारा देगा वो हमें देगा, हमारा सिस्टम होगा, लेकिन वो समुदाय चलाएगा, जिसमें लीडरशिप जो होगी वो समुदाय की होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में अगर नल लगा है, मैंने कल बताया भी था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपके घर का नल लगा है और कोई पड़ोसी आए और बहुत तेजी के साथ में नल को चलाना शुरू कर दे, बहुत उड़ा खटपट खटपट, तो आप देखेंगे कि आपको इतना गुस्सा आ जाएगा कि उठा के एक थप्पड़ मार देंगे आप उसको। तुम्हारे पिताजी लगाए हैं नल, मेरा नल है, तमीज से लेना हो पानी लो, मत लो। और वही अगर आप देखेंगे आपके घर के बाहर सरकारी नल लगा होगा, उठा फटक ऊपर नीचे, एकदम हमें कोई, हमारे खून में कोई जरा भी गुस्सा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक दिमाग में बात आ जाता है ये तो सरकारी है, सरकारी देखे, लेकिन सरकार का थोड़ी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकार का क्या है, सरकार जो टैक्स का पैसा हमसे लेती है वो उसी पैसे से नल लगाती है, वो भी हमारा ही पैसा है, लेकिन ऑनरशिप नहीं है। अगर वही नल में अगर आपका 10 रुपया लगा होता तो आप एकदम, मुझे याद है मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में, आगरा में और लखनऊ 5 जिला सन 2000 में जल एक आया था, एक वाटर स्कीम थी, जलनिधि या नाम शायद था उसका, मुझे याद आ रहा है। उसमें ये था कि 10 कदम आप चलोगे 90 कदम सरकार चलेगी। तो 10% एक कम्युनिटी देती थी पैसा और 90% सरकार पैसा देती थी। वो नल मैंने आज भी कई जगह देखा, अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप था उसमें, जनता का ये था कि नहीं मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ। तो ऑनरशिप जो होती है तो उससे क्या होता है कि हमारा एक वो लेवल होता है, हमारा एक दिमाग में रहता है कि नहीं ये मेरा है। तो ये इसके लिए जो जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन है और उसकी आवश्यकता क्यों, मैंने ये आपको बता दिया। अब जो सबसे बड़ी बात, इसमें अभी आप कैसे दखल दे सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके हर जनपद में, मैं बता दूं आपको, रामगोपाल जी महाराजगंज के डीपीआरओ परसों मेरे पास आए थे, मेरे घर लखनऊ मुझसे मिलने आए थे। वहां पर और मिर्जापुर में 22 तारीख को मीटिंग हुआ है रामलाल जी, इसी 22 तारीख को आपके डीएम साहब ने मीटिंग लिया है। अभी क्या है, हर जनपद में कलेक्टर एक मीटिंग ले रहा है और जिला पेयजल समिति का गठन हो रहा है। और वहां पर वो लोग क्या करा रहे हैं, वो इसके लिए एक एक्शन प्लान के लिए तो 75 जिले, 821 ब्लॉक और 58,164 ग्राम पंचायतें, ये उत्तर प्रदेश का आज का सिनेरियो है। क्योंकि अभी जो कई पंचायतें कम हो गई हैं, जो नगर में चली गई हैं, अब 58,164 ग्राम पंचायतें रह गई। तो अभी क्या हुआ है कि जनपद में क्या होगा कि अब गांव में 5 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे आपके गांव में एक
एक ISA मतलब इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लोग जाएंगे आपके गांव में, और वो आपके प्रधान जी से और गांव के मौजूद लोगों से बात करेंगे, जो निर्विवाद लोग रहते हैं, और उनके साथ में बात करके एक गांव की सभा की मीटिंग के लिए एक प्रपोजल देंगे, बात करेंगे और डेट फिक्स कराएंगे। वो डीएम साहब की अध्यक्षता में सारा का डीएम साहब का नजर होगा उस पर। और उसमें क्या होगा कि गांव का वाटर बजट बनेगा। कौन सा बजट बनेगा? वाटर बजट। अब वाटर बजट ये नया कहां से आ गया? बजट तो खूब सुना था। तो ये जो वाटर बजट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम मिठौरा ब्लॉक का हमने एक गांव लिया, मिठौरा गांव ले लिया XYZ महाराजगंज का, और वहां पर उस गांव की जो आबादी है वो मान लीजिए 2000 आबादी है। तो पानी की टंकी कितनी बड़ी लगनी चाहिए गांव में? तो भारत सरकार का एक स्टैंडर्ड है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला अगर आपके पास में होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से समाज को जागृत कर सकते हैं, फिर समाज खुद निगरानी कर लेगा अपनी। 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, ये भारत सरकार का एकदम पूरे पैन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में एकदम चाहे वो केरल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, 55 लीटर प्रति लीटर पानी हर व्यक्ति को देना अनिवार्य है, मतलब आवश्यकता है। ये सरकार का एक स्टैंडर्ड है, निकला है, काफी सर्वे के बाद में निकला होगा। अब 2000 की अगर आबादी है तो इसका मतलब है कि पर डे गांव में, मिठौरा गांव में पर डे 1,10,000 लीटर पानी चाहिए पर डे, तब गांव का पानी का प्रतिपूर्ति हो पाएगा। लेकिन अब वही वाली बात है कि जो पानी की जो टंकी है, पानी की टंकी बार बार तो लग नहीं सकती गांव में, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपके पास में बजट होना चाहिए कि मान लीजिए आज तो लग गई, लेकिन 20-25 साल बाद क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो सरकार ने ये जो स्कीम जल जीवन मिशन में अगले 30 साल का प्लानिंग करके कर रही है काम। अगले कितने साल का? 30 साल का, नोट कर लीजिएगा, 30 साल का प्लानिंग है इसमें। फिर रेशियो देखा जाएगा कि मिठौरा गांव में जो आबादी का ग्राफ 2001 में क्या था, जनसंख्या सेंसस 2011 में क्या था, किस रेशियो से जनसंख्या का फ्लो बढ़ रहा है, उसका ISA का लोग जो है बड़ा इंटेलिजेंट लोग होंगे, वो लोग जाके इसका वो करेंगे, मतलब सर्वे भी करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। तो वो जो सर्वे उसमें देखेंगे कितना रेशियो से जो है आबादी बढ़ रही है, तो वो एक अनुमान लगा लेंगे, एक निकल के आ जाता है, एक औसत जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज। हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, एवरेज निकालते हैं कि अगर 10 से 40 का है या 10 से 20 के बीच में 15 जो औसत होता है, एक और एवरेज निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि हमें आज से 30 साल बाद हमें कम से कम 4000 की आबादी होगी हमारी। तो 4000 की अगर आबादी होगी तो मुझे इसका मतलब है कि 2,20,000 लीटर चाहिए होगा 2050 में पानी, या 2000 जो भी आगे का समय आप जोड़ लीजिए, यानी कि 2,20,000 का टंकी लगना चाहिए, मतलब वाटर का बजट बनना चाहिए 2,20,000। अब 2,20,000 का जो वाटर का बजट है, उसके अकॉर्डिंग पानी का टंकी लगेगा, तब हमारा गांव को 30 साल तक पानी मिल सकता है। अब ये अभी तो हो सकता है जब DPR बन रहा है, लेकिन फिर अगर एक बार बन गया फिर थोड़ा दिक्कत हो। एक तो ये हो गया। दूसरी बात जिस पे जरूर नजर रखेगा आप लोग, मैंने कल भी बताया था, एक बलिया की घटना बताई थी कि एक जो पानी की टंकी जब लगने से पहले क्या होता है, उसका वाटर का जांच होता है लैब में। आपको किसी को भी अपने पानी का जांच कराना है तो कृपया करके हर जिले में जल निगम का एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब है, हर जिले में लैब है। महाराजगंज में भी है, मिर्जापुर में भी है, सोनभद्र में भी है। तो उस लैब में आप अपने घर का पानी की जांच करा सकते हैं। आप मालूम करिए कि हमारे घर में जो पानी पीते हैं उसमें क्या ज्यादा तत्व मिला हुआ है। ये विजिलेंस रहना चाहिए ताकि बीमारियां आपके घर की कम होंगी। तो ये तो जो फिर आप लोग कोशिश करिएगा, आपको मॉनिटरिंग करनी है उसकी, पानी की टंकी जब बनेगी प्रोसेस को। इस बार इसमें जल जीवन मिशन में जनता को दिया गया है कि कम्युनिटी इसकी मॉनिटरिंग भी करे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग
उससे कहना कि भैया वो पानी की टंकी जो लगने जा रही है तो आप हमें जरा वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाइए, हमारे गांव में पानी में क्या मतलब ज्यादा क्या है, या हो सकता ना भी हो। जैसे अभी अंबेडकर नगर का एक टेस्टिंग हो रही थी टांडा के आसपास में है, जो एनटीपीसी लगा है, एकदम बढ़िया पानी है, कुछ भी उसमें गलत नहीं निकला। तो ऐसी जगह नहीं है, कुछ जगह स्वस्थ भी कोई भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए क्लोरिनेशन, आप देखा होगा जब पानी की टंकी में पानी चढ़ता है, जब जमीन से निकालते हैं, तो जमीन से जब पानी निकालता है तो उसके बाद में उसमें क्लोरीन मिला के तब पानी की टंकी में जाता है, ताकि अगर कोई वायरल बैक्टीरिया कुछ है भी टंकी में तो सारा वायरल बैक्टीरिया को क्लोरीन उसको खत्म कर दे, तब ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिले। तो ये भी देखना है कि जो पानी की टंकी आपके गांव में जब चले तो उसमें क्लोरिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट पानी चढ़ रहा है, डायरेक्ट पानी निकल रहा है। पानी चढ़ने से पहले क्लोरीन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक डिजिटल मीटर लगा होता है, उस पर आपको नजर भी रखना है। एक क्योंकि आप एफपीओ है ना, एफपीओ में सैकड़ों लोग आपके साथी हैं, तो आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचाने का पुण्य का काम करेंगे। सैकड़ों लोगों को शुद्ध पानी मिले, ये परमात्मा आपको कितना आशीर्वाद देगा कि आपको शुद्ध पानी मिले। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि पूरा शरीर, मानव शरीर 70% पानी से बना है। अगर पानी गलत पियोगे तो 70% बॉडी में गड़बड़ी आ जाएगी, और पानी सही पियोगे तो पूरा बॉडी आपका हमेशा मजबूत रहेगा। इस मतलब वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। और ये बात बहुत सारे डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, क्योंकि अगर वो बता देगा कि तुम सही पानी पियोगे तो वो सीधी सी बात है, फिर वो बीमार कैसे कब होगे। आप बीमार नहीं होगे तो उसके पास भर्ती कब होगे, जब भर्ती नहीं होगे तो उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो वो कोठी कैसे बना पाएगा। तो वो कभी नहीं कहेगा आपसे, वो तो आपसे कहेगा अरे तुम बीमार हो जाना, अरे हम तुम्हारे बैठे तो हैं। और बाद में पूछेगा रामलाल जी कितनी जमीन है आपकी, मान चलो 50 बीघा, ठीक है 20 बीघा तो आज बार निपटाई देते हैं कम से कम। ये बहुत कड़वा सच है समाज का। लेकिन क्या है कि हमारे समाज में लोग इस तरह की बात करना नहीं चाहते। अरे भाई कितना भी अच्छा उत्पादन कर लोगे, जब सारा पैसा बीमारी लग जाएगा तो क्या करोगे उस पैसे का। और मान लो 50 बीमारी लग गई तो खाने लायक ही नहीं रहे। तो इसलिए मॉडल गांव खुशहाल भारत की बात करता है, मॉडल गांव एक स्वस्थ भारत की बात करता है, मॉडल गांव एक शुद्ध पेयजल और एक वेरी हेल्दी कम्युनिटी की बात करता है। इसीलिए जो 25 जो बिंदु है हमारे ग्राम जो मैनिफेस्टो में, उसमें ये सारे बिंदु हैं जो बात मैं कर रहा हूं, उसका एक बिंदु खाली वाटर में लेके बात कर रहा हूं। तो ये आप नजर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो बात आपकी आती है कि इसमें ऑनरशिप होगा, ये बात जरूर आप अपने माध्यम से दीजिए, आप लीडर से दीजिए समाज को। और लीडरशिप के देने से दो बातें हैं कि ये गांव के अनुसार बनने वाला है जल जीवन मिशन, गांव की निगरानी में बनने वाला है और गांव के लिए बनने वाला है। और इसमें आहुति आपको एक एक देनी पड़ेगी। कैसे आहुति आप देंगे, मैंने फिर बोला था कि 10 कदम आप चलेंगे तो 90 कदम वो चलेंगे। इसमें भी यही है ऑनरशिप, ताकि आपको लगे ये पानी की टंकी आपकी है, ये पाइप आपका है, पानी बह रहा है तो दर्द होना चाहिए आपको। आप सोचिए झांसी में 1200 फीट नीचे से पानी बेचारों को किस तरह से मिलता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, 84 में जब मैं अजमेर में था तो 4 दिन में एक बार पानी आता था, 4 दिन में एक बार पानी आता था, और एक एक बूंद पानी का इस्तेमाल। मैं आपको और बताऊं, आप लोग तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रामगोपाल जी कभी चेन्नई जाइएगा तो चेन्नई में देखिएगा, चेन्नई आईआईटी मद्रास में जाइएगा, मैं रहा हूं, मैं मेरा वहां वाटर का जो भारत सरकार को जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, जो आप जल शक्ति है, इसको टेक्निकल जो सपोर्ट दे रहा है वो आईआईटी मद्रास कर रहा है। और आईआईटी मद्रास का रैंकिंग हिंदुस्तान में नंबर 1 है इस बार, इस बार भी। और आईआईटी मद्रास में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं पर भी बोतल से पानी नहीं दिया जाएगा। आपके अगर कोई बच्चा पढ़ता हो महाराजगंज का, देखिएगा वहां पूछेगा, सब जगह एक घड़ा होगा, घड़े में पानी होगा और घड़े में बंधा हुआ एक गिलास होगा। आपको पानी गिलास में लेके ही जितना पीना है उतना ही आपको लेना है, एक एक बूंद। आप चाहे प्रमुख सचिव हो और चाहे आप चपरासी हो,
चाहे आप आम आदमी हो, सबके साथ एक समान व्यवहार है वहां पर। और क्योंकि मेरे साथ तो आपके परमेश्वर अय्यर साहब भी आपके साथ, जो आपके सचिव थे इससे पहले, वो भी थे उस साथ मेरी ट्रेनिंग में। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा नीति आयोग की रिपोर्ट, आप लोग पढ़ा लिखा लोग हैं, आप जरा नीति आयोग को रिपोर्ट पढ़िएगा कि 40% शहर 2030 तक पानी विमुक्त हो जाएंगे। जमीन में पानी नहीं बचा है साहब। चेन्नई में भी यही हो गया, पानी नहीं बचा नीचे। और लेकिन वहां के लोग संचयन पे काम कर रहे हैं, वहां के लोग जितना उपयोग है उतना पानी का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं 90% जो हमारा 95% जो पानी है वो तो एग्रीकल्चर में ही लगता है। तो वो एग्रीकल्चर का भी प्लानिंग इस तरह से कर रहे हैं कि कितना कम से कम पानी में कौन कौन सी फसल बेहतर हो सकती है। ये एक लंबी चर्चा का विषय, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। लेकिन चेन्नई में मैंने बताया। अब बताइए पानी नहीं बचेगा तो करेंगे क्या? तब आपको समझ में आएगा। मैंने होटल वाले से पूछा था, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा ये बता भाई, मुझे 1 बाल्टी पानी नहाने को मिल जाएगा? कहा साहब नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा कि क्या? बोले आप केवल मैं 1/4 बाल्टी पानी दे दूंगा, उतना से आप अगर उपयोग कर सकते हैं तो करिए। आप कल्पना करिए चीजों को लेके। कहा कि शौच और उस चीज के लिए पानी का आप थोड़ा ले, क्योंकि हमारे उस आपने सुना होगा, खूब अखबारों में आ रहा था कि चेन्नई में पानी का जबरदस्त क्राइसिस हो गया। और चेन्नई की चारों तरफ समुद्र है लेकिन पानी का क्राइसिस है। इसका मतलब पानी तो है, महाराजगंज में भी पानी बहुत है, लेकिन पीने का पानी कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चेन्नई के चारों तरफ पानी है सब, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पी सकते साहब। तो ये चिंता हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग को करना पड़ेगा। और ये थैंक्स फॉर मॉडल गांव और थैंक्स फॉर एफपीओज कि आपके माध्यम से जो हमारे आखिरी व्यक्ति तक ये संदेशा जाए, ये कम से कम इस पुनीत कार्य में पूरे देश को जुटना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ऑनरशिप की इसीलिए बात रखा गया है। अखबार अगर आपको हम ऐसे डाल दें आपके यहाँ, तो अखबार आपका बच्चा लेगा या आप लेंगे, उठा के सब्जी रोटी बांध के और मुंह पोंछ के फेंक देंगे। और वही 5 रुपये का अखबार खरीदेंगे तो एक एक पन्ना जब तक नहीं पढ़ लेंगे तब तक उसको बांसी नहीं रखेंगे। तो इस जल जीवन मिशन में भी जिस गांव की आबादी, हर ग्राम पंचायत का मैं आपको बता देता हूं, आंकड़ा नोट कर लीजिएगा, यही होगा। अगर गांव में 50% से ज्यादा हमारे एससी समाज के लोग हैं तो वहां 5% आपको अंशदान देना पड़ेगा। जो पानी की टंकी है की कास्ट है उसका 5%। और अगर 50% से नीचे है तो 10% है। लेकिन ये आप दो रूप में दे सकते हैं। एक, आप श्रम के रूप में भी दे सकते हैं, और श्रम का जो आपका जो मानक माना जाएगा वो मनरेगा की मजदूरी के अनुसार माना जाएगा। आप श्रम के रूप में भी दे सकते हैं अंशदान, और कैश भी दे सकते हैं। कुछ बड़े लोग हैं भाई वो नहीं करेगा, वो कैश में दे देगा। लेकिन जब पानी का टंकी लगेगा तो उसमें भी प्राविधान है। जो 3 टाइप का कनेक्शन लेगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा पैसा। ये ग्राम सभा तय करेगी, कोई ऊपर से तय नहीं होगा, गांव के लोग तय करेंगे। एक कमेटी गांव के लोगों की बनेगी, वही तय करेगी। और जो 1-2 लेगा उसका थोड़ा सा कम, वो आगे का विषय है। ये इस बारे में आपको जो आईएसए के लोग आएंगे, जो 1 साल आपके बीच में रहेंगे, आप उनका खूब आदर करिएगा, उनका सम्मान करिएगा। बुद्धिजीवी लोग हैं। क्योंकि क्या होता है, बाहर से बच्चे आते हैं, अगर सम्मान नहीं मिलता है तो बच्चे अंदर ही अंदर फिर उनको मन नहीं लगता। जैसे सीधी सी बात है, आप हमें सम्मान दे रहे हैं तब हम बोल रहे हैं, आप अभी हमारा मुंह दबा देते, नहीं विवेक जी अरे छोड़िए पानी की बात, और कोई बात करते, तो क्या होता है, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मैंने देखा कि नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज तो है ही है। तो बुद्धिजीवी संवर्ग को उनका भी ख्याल रखना, आईएसएस को, ये आप लोग अपने अपनी जगह करिएगा। बड़े विद्वान लोग होंगे, उनका आप साथ दीजिएगा, फिर वो चीजें आपके जनपद में, फिर वो और आपके गांव को खुशहाली के लिए वो लोग आप जा रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो है इसमें एफपीओ वाटर बजट हो गया, फिर वाटर का टैरिफ भी होगा। कि जैसे शहर में नगर पंचायत में कंपलसरी कर दिया गया है, अब ग्राउंड वाटर एक्ट भी आ गया है कि आप पानी कितना जमीन में निकालेंगे उसका परमिशन लेना पड़ेगा, सब आ गया है, एक्ट आ गया है उस बात। क्योंकि भैया हमने तो बोतल में देखा था, अब हम 200 ml बोतल देख रहे हैं। क्या हमारे बच्चे क्या 50 ml की बोतल देखें क्या?
खाली गला गीला करने के लिए पानी। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमारा धर्म है। हम भी मर जाएंगे, हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे, आप भी मिलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये गालियां ना दे अपने पूर्वजों के लिए। और छोड़ता कोई नहीं है। आज भी आप देख लीजिए, जयचंद को 1192 का मामला है, जयचंद को आज भी लोग गाली देते हैं। लोग कितनी भी राम की बात करे, आप बताओ हिंदू मैथोलॉजी में कोई भी एक भी आदमी अपने बेटे का नाम विभीषण रखता हो? नहीं रखता साहब। विभीषण अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन विभीषण कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। जयचंद अवॉइड करते हैं इस नाम से लोग। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी हमें भी माफ नहीं करेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। और इसलिए हमारा धर्म बनता है कि हम अगर लीडरशिप दे रहे हैं तो ये देश जो समृद्ध बनेगा, देश लोगों से बना है। और हम और आप मिलकर जब ये संदेशा नीचे तक लेके जाएंगे, तब ये इस देश में खुशहाली आएगी, बीमारी दूर बचेगी, और हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो उसमें गुणात्मक विकास होगा। और जो टैरिफ है, स्वाभाविक बात है, इसमें जो कमेटी बनेगी मैं बता दूं, इसमें 2 तरह कमेटी बनेगी। इसमें 50% महिलाएं होंगी, और ये शुरुआत में यही आपके 1 महीने के 1.5 महीने के बाद 1 महीने के बाद बनना शुरू हो जाएगी। और ये कमेटी ही चलाएगी गांव का, इसका खाता खोलेगा गांव के ही लोग खाता चलाएंगे भी, कोई इस पे ऊपर से नहीं। और वही टैरिफ जमा भी करेंगे, ताकि जो टूट फूट होती है बीच बीच में, पाइप फट जाता है कहीं, कभी टोटी गायब हो जाती है। अब कभी कभी तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता अरुण दुबे साहब का, लेकिन कल्पना ये भी है, और ये बात कड़वा सच है, सौरभ जी बुरा मत मानिएगा, कि आज भी हालात ये हमारे देश में कि रेलवे में पाखाना में शौचालय में डब्बा को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। बहुत बड़ा एक मतलब प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर, ये हमको लैट्रिन का डब्बा भी बांध के रखना पड़ता है जंजीर से। तो ये जो रणनीति है, हमें रामलाल जी हंसिए नहीं, एक कड़वा सच है समाज का। और आप भी ट्रेन में यात्रा करते होंगे, और ये अरुण दुबे जी भी यात्रा करते हैं, ये राम गोपाल जी भी यात्रा करते होंगे ट्रेन का, ये देखते होंगे जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। क्यों? हमें भी अपना माइंड सेट को थोड़ा सा, हम नए समाज को जब दिशा दे रहे हैं, तो दैट इज, मैं एक कहता हूं कि क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं, मतलब मुझे छोड़ के आप लोग तो हैं, तो कम से कम हम सब मिलकर एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि दुनिया में लोग, मैंने लंदन में नहीं देखा कहीं डब्बा बंधा हुआ, मैंने अमेरिका में कहीं नहीं देखा, मैंने यहां तक कि बांग्लादेश में नहीं देखा। अब मैं और नाम नहीं लूंगा, मैं और भी जगह गया हूं, वहां का नाम नहीं लूंगा मैं, वो अच्छा नहीं लगता है लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम एक ऐसे नवनिर्माण की बात, ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें, कि शुद्ध पेयजल इतना इंपॉर्टेंट है, इशू है, लेकिन साथ साथ में हमारे सोच और व्यवहार में, और साथ साथ में हमारा जो ISA का लोग आ रहा है उसका हमें स्वागत बंधन, उनको जरूर चाय पूछना चाहिए। और अंत में मैं एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये एक महायज्ञ है, इस महायज्ञ में FPO की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि FPO को तो एक संवाद करने का उनके पास एक तंत्र है। मॉडल गांव, आप तो हमसे पूछ सकते हैं, गांव के आम आदमी को पता नहीं है कि ये बातें उन्हें कैसे, मतलब कैसे मालूम चलेंगी, कौन उनको समझाएगा इस बात को, लेकिन उनका भरोसा आप हैं और आपके भरोसा हम हैं। ये एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा, हम आपको बता रहे हैं और आप अपने किसान भाइयों को बताइए, और किसान भाई जो भाई हमारे जो भाई इससे नहीं जुड़े हुए हैं उनको बताएंगे, और ये संवाद नीचे तक पहुंचेगा। और शायद यही आप देखिएगा, अगर हमने वाटर को ठीक कर लिया, शुद्ध पेयजल हमें मिलने लगा, और 2024 तक जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि सन 2024 तक हर व्यक्ति को निरंतर गुणवत्तापूर्ण लगातार नल से जल मिले, लोगों की अनुसार, मतलब गांव के अनुसार, गांव की निगरानी में और गांव के लिए। ये मुझे आज कहना था जल जीवन मिशन पे।
मेरी बात को बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा, मेरा थोड़ा सा तरीका ऐसा ही रहता है बात रखने का। और मैं ये चाहता हूं कि अगर अब आपके इस मुद्दे पे कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछेगा। अब मैं ये संवाद जो है अपना यहाँ पे विराम देता हूँ। ओवर टू सौरभ जी, थैंक यू सो मच यू गिविंग, आपने मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी, मैं इसका आपके लिए बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लखनवी हूँ तो लखनवी लोगों का एक तहजीब का लैंग्वेज होता है कि मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोगों से वार्ता करने का, उन्हें अपनी बात को सहज और सरल तरीके से ऐसे समझाने की जो एक कला है, ये अपने आप में हम सबके लिए सीखने की चीज़ है। और आपके जो उदाहरण होते हैं वो खास तौर से दिल जीत लेते हैं। तो अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे आपने हास्यपात्रक तरीके से आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे को हमारे सामने रखा, एक ऐसा मुद्दा जो हम सबसे रोजकाल के जीवन में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और कई ऐसे पहलू हैं जो हम उस तरीके से सोचते नहीं हैं जिस तरह से आपने उसे हमारे सामने रखा है। और जैसा कि आपने भी आह्वान किया, मेरी भी आशा है कि हम सब इस मिशन में अपना योगदान दें, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहां भी हों, पानी के संरक्षण की बात ना सिर्फ अपने आप को समझाएं, अपने परिवार वालों को, बल्कि अपने जितने भी गांव के लोग हैं सब तक हम ये बात पहुंचाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी को सही से इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि अपने कृषि में भी उसका उत्पादन बहुत ही सोच समझ के और नवाचार लाते हुए हम उसको करें। इस मुद्दे पे कोई भी अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। पानी से संबंधी कोई भी ऐसा कोई विषय अगर आपके दिमाग में हो जो आप हमसे चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। राम गोपाल जी, आपसे निवेदन करूंगा कि चैट में अपना नंबर आप डाल दें। राम गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? राम गोपाल जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो चैट में अपना नंबर डाल दें। और कोई साथी अगर कुछ बात करना चाहें तो हम इस योजना में कोई भी जी नमस्कार, आपका हो तो आप पूछ लीजिए। जी जी, सवाल पूछें। जी जी सुधा जी, नमस्कार, प्लीज सवाल पूछें अपना। विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जल संरक्षण विषय को समझाया है। मेरा यह सवाल था, जो इन्होंने गांव के मॉडल के बारे में बताया, लेकिन जो शहर से बिल्कुल नजदीक में निगम में आ जाते हैं जो गांव, उनमें किस तरह से संरक्षण के नियमों को हम लागू करवा सकते हैं? वहां पे क्या हम कुछ तरीके अपना सकते हैं वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए? यह मेरा सवाल था। और अगर हम स्कूल कॉलेजों में भी इस तरह का कुछ करना चाहें, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में वर्क करती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती हूँ, तो वहाँ हम किस तरह से इस चीज़ों को, जैसे अगर वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बना है कि नहीं बना है, इन चीज़ों के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। धन्यवाद। थैंक यू। सुधा जी, थोड़ा आप ये बता दीजिए, आप यूपी से हैं या बिहार से हैं, थोड़ा इतना बताइए। जी सर, मैं बिहार से हूँ बेसिकली। अच्छा, नहीं अभी आप मतलब इस समय जी हाँ, लेकिन मैं हरियाणा पानीपत में काम करती हूँ। सॉरी, आपकी आवाज कट गया था, आपने क्या बताया, कहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, लेकिन मैं हरियाणा पानीपत में रहती हूँ। पिछले 5 यहीं पे मेरा कार्य क्षेत्र है। नहीं ठीक है, ओके। नहीं नहीं, क्योंकि मैं बहुत उधर दरभंगा उधर बहुत जाता रहता हूँ, तो मुझे काफी उधर मेरे साथी लोग हैं उधर जो है। जी जी। मैं देखिए, दो चीजें हैं। जैसे यूपी में क्या किया गया है कि ग्राउंड वाटर एक्ट लागू हो गया है 2000। अब हर स्कूल को ग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य कर दिया। भारत सरकार का भी आ गया है, और ये बिहार ये हरियाणा में भी जो है, जहाँ तक मेरी हरियाणा के स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है जरूर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया और उसको सबको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सेम गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग
कि टेक्निक में अगर आपको कोई प्रश्न हो, जैसे चीजें आए, तो हम एक बार अगला जो अभी करेंगे, हम सौरभ जी से निवेदन भी किया है हमने अटल भूजल वाले इशू पर, तो हम आपको हार्वेस्टिंग के बहुत सरल तरीके बता सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देखिए, एक तो होता है कि सरकारी तौर पे कराना, एक होता है नीतिगत, मतलब अगर एक नीति बन गई, पॉलिसी बन गई, तो उससे पूरे समाज का लाभ भी होगा, और साथ साथ में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं, चाहे वो PIL के माध्यम से है और चाहे वो वार्ता क्रम के माध्यम से। एक तीसरी बात आती है कि जहाँ तक हरियाणा में ये ग्राउंड वाटर एक्ट लागू है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, और मैं अभी पूछ भी लूंगा। हाँ जी हाँ, ये लागू है यहाँ हार्वेस्टिंग का स्कूलों में और इन जगहों पे दिया गया है बनाने के लिए, लेकिन जैसा मेरा अनुभव रहा है सभी जगह नहीं है उस तरह से सुचारू रूप से, तो इनकी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं आई, कैसे हम मॉनिटर करें और हर जगह ये काम करें, यह चीज देखना कैसे जिम्मेदारी तय हो, बहुत इसके सिंपल बारे में। तरीका है सुधा जी, बहुत सिंपल है। एक आप जो है केवल एक आप सूचना के अधिकार में, जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है आपका पानीपत का, आप उससे एक सूचना मांग लीजिए कि यहाँ पर कितने जो पब्लिक, मतलब सार्वजनिक जो ऑफिस हैं, स्कूल हैं, और उनमें से कितने में आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। जैसे यूपी में क्या है, 300 स्क्वायर मीटर से बड़ी कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो अपार्टमेंट होगा, वो होगा, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है सेम ये हरियाणा में भी यही होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है वो 300 स्क्वायर मीटर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें भी है, प्रोविजन है। तो एक आप सूचना के, सबसे बढ़िया बात है कि सूचना के अधिकार में यहाँ क्या बता रहे हैं, 200 स्क्वायर मीटर पे है यहाँ पे रूल। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक सूचना के अधिकार में एक जिले से मांगिए, पूरे जिले का मांगिए कि आप जितनी जो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग 200 स्क्वायर मीटर का प्राविधान था, तो जिले में कितने जो पब्लिक जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अपार्टमेंट हैं, उनमें उनके मुताबिक कितनी जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, कृपया। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधा जी। और कोई अपना कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी सौरभ जी। जी जी सर मैं गंगवार सर से पूछना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने जो बात किया है टंकी के लिए, तो जब हम कंटिन्यूअस क्लोरिनेशन का जो हम इसको प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं वाटर में, तो हमारे बॉडी पे कुछ का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गंगवार जी एक रामगोपाल जी अगर दोबारा बोले, तो आवाज कट गया था आपका, मैं बड़ा सुनने की कोशिश कर रहा हूँ जी। हाँ, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जो क्लोरिनेशन जो टेक्नोलॉजी है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो क्या ये लंबे समय तक हम वो वाटर यूज कर रहे हैं तो कुछ हार्मफुल हमारे शरीर के लिए है या फिर पॉजिटिव है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जो क्लोरिनेशन जो होता है वो उसका एक डोजर का क्या होता है, परसेंटेज होता है। जब आप देखेंगे कि पानी की टंकी जहां भी लगी होगी, आपने देखा होगा, उसमें इंडिकेटर 5 से 8 के बीच में होगा। और जो पानी की टंकी में जब पानी जब चलता है, तो आपने देखा होगा बहुत जगह जब पानी जब बंद हो जाता है, तो उसमें फंगस आ जाता है, चीजों को पानी की टंकी के अंदर भी आ जाता है। वो फंगस को उसको खत्म करने के लिए क्लोरिनेशन के अलावा पूरे दुनिया में कोई विकल्प नहीं, वर्ल्ड में, तो उसका कोई इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आता। जी जी, ये बहुत मेरा बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आपका जो रहा है, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और आपने तो महाराजगंज जिला का हर ब्लॉक को आपने बहुत अच्छे से जाना है, और ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे आप अवश्य। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच रामगोपाल जी। रामगोपाल जी, अपना नंबर आप चैट में डाल देंगे जरा? ठीक है सर, डाल देते हैं। जी जी। और कोई साथी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ये है कि जो PO बन रहा है, हेलो, जी जी जी, जो PO बनाने की बात चल रही है, जैसे हमारे गांव में छोटे काश्तकार हैं, किसी के पास 2 बीघा है, तो किसी के पास 1 बीघा है, तो कोई 5 बीघे का काश्तकार है, 10 बीघा से 15 बीघा से ऊपर के काश्तकार है, वो भी 1-2 पर्सन है। तो ये जो छोटे छोटे काम, इनको भी मिला करके PO बनाया जा सकता है कि
कोई एरिया का बाउंडेशन है। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? बिल्कुल सुन रहे हैं सर। गंगवार साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। छा गए हैं आप, एकदम जल पुरुष हो जाएंगे आप। फिलहाल तो पुरुष ही रहने दीजिए। नहीं, पुरुष तो वही हैं। रामलाल जी, आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है हाँ कि जी एफपीओ में आपके पास जमीन अगर नहीं भी है तो भी आप एफपीओ का हिस्सा बन सकते हैं। जी जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी जमीन छोड़ के कहीं चले गए हैं बाहर और उन्होंने बटाई पे दे रखा है। जी तो जी जो बटाई पे जमीन ले रखे हैं वो भी तो हाँ खेती ही जी करते हैं। हाँ, खेती करते ऐ- हैं। ऐसे लोग भी उसके एफपीओ के हिस्सा बन सकते हैं। उसमें केवल ये करना है कि आपके जो ग्राम प्रधान हैं वो एक लिखेंगे कि जी प्रमाणित किया जाता है फला पुत्र फला मुख्यतः खेती का कार्य करते हैं, बस। जी जिनके पास ठीक। जमीन है उनको तो छोड़ ही दीजिए, जिनके पास नहीं भी है और वो खेती के कार्य में है जी तो वो भी उसके हिस्सा बन सकते हैं। जी और बहुत अच्छा। विवेक सर, वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत सारी बात हुई। घर में हम लोगों की एसी लगी हुई है। एसी के डक्ट से पानी निकलता है बाहर। उस पानी का प्रयोग घर में लगे पौधों पे डालने का करें, बाहर ना फेंकें। ये भी एक रेन हार्वेस्टिंग है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने जो वर्कशॉप किया था, कल की जो वर्कशॉप में हमने ये बताया भी था, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रश्न कल किया था किसी ने कि सर जो गांव का जो पानी है, कल बात आई थी, तो मैंने बताया था हाँ कि आपको याद होगा, मैंने यही बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम जो ग्रे वाटर है, जो घरेलू पानी है, चाहे वो आपका किचन का पानी हो, चाहे नहाने धोने वाला पानी हो, वो पानी गंदा नहीं होता है। उस पानी को आप प्योर पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो अगर घर में ही उसके 2-3 तरीका है। एक तरीका है कि किचन गार्डन। और मैं एक बात, शायद दुबे साहब आप मुझे सुन रहे हैं? मैं एक बात कहना हाँ, चाह रहा बिल्कुल बिल्कुल हूँ। सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप ही को सुन रहा हूँ सर, बहुत तसल्ली से, डायरी पेन के साथ। थैंक यू सो मच दुबे साहब। तो उसमें मैं दुबे साहब बताऊं कि जब अमेरिका से, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी से जी प्रोफेसर डेविड टबाचनिक हैं, वो पहले इंडिया बहुत आते थे और मैं ही उनका रूरल विजिट देखा करता था। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हेड है। उन्होंने एक बात मुझसे कहा था कि विवेक, आपके यहाँ जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है इंडिया में, वो काफी हद तक दूर हो सकता है अगर लोग किचन गार्डन में अपना सब्जी का खाली 2-4, जैसे लौकी तुरई जो है, पेड़ लगा के और उसका ही अगर सेवन करें, तो बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम दूर हो सकता है। मेरा भी ये मानना है कि अगर उस पानी का 2 फायदे होंगे। एक तो उस पानी का किचन गार्डन के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग और पानी भी फिल्टर हो जाएगा। सेकंड, दूसरा बात ये हो जाएगा कि अगर आप उसको 1 मीटर के गड्ढा बना के, जिसमें लेयर सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस पानी को दोबारा जमीन के अंदर आप डाल सकते हैं, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पे। और ये अगर विकल्प, मतलब अगर मतलब जरूरी भी है। और मुझे लगता है कि शायद कृषि कुंभ परिवार या हमारा जो मॉडल गांव पूरा जो परिवार है, आई थिंक इस पे अगर हम लोग इसको कर ले गए चीजों को लेके, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी त्रासदी से हम अपने इस देश को बचा सकते हैं। और ये हीरालाल जी भी, अगर आपने देखा होगा, इनका पूरा दुनिया में जो नाम है, वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उनका नाम है। उन्होंने काम किया है वहाँ पे। बहुत बढ़िया काम किया सर। हमारे ही जनपद का वो नाम है जहाँ पे हीरालाल सर ने प्रयोग किया, सफल भी रहा प्रयोग, और अब धीरे धीरे लोगों की आदत में भी आ गया है वो। हालांकि नए डीएम साहब तो बहुत उदासीन है, इन लोगों की आदत में आ गया है, लोग उसको कर रहे हैं। देखिए साहब, कारवां चलता है, गालिब का एक शेर है कि इरशाद इरशाद सर, इरशाद। वो उन्होंने कहा है कि कहीं पे, ये 2 चीजें हैं कि मैं अकेला चलाता राहे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब कारवां बन जाता है तो कौन उदासीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या बात, कार क्या अपना बात, क्या अपना बात, रास्ता खुद तय क्या करेगा। बात। सौरभ सर ने कारवां बना दिया, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। बगैर जब आपके दो संभव नहीं बुद्धिजीव है। लोग आपस में बात करें तो किसी को सुन के उसके अनुभव को संचय भी करना चाहिए, वही कार्य कर रहा हूं मैं। नहीं, सर बहुत बढ़िया ज्ञान आजकल विवेक सर दे रहे हैं और मैं इसका लाभ ले पा रहा हूँ। ये आपके सौजन्य से है, आप दोनों लोगों को साधुवाद। नहीं नहीं बिल्कुल। और अरुण जी हमारे कृषि कुंभ परिवार के मुखिया और हमारे बहुत अच्छे साथी और कृषि में हमारे खासा मार्गदर्शक के रूप में जुड़ते हैं। हम सारे सवालों का जवाब देते हैं और अपना जो ज्ञान इन्होंने ग्राउंड पे काम करके इकट्ठा किया कृषि से संबंधित, वो बहुत ही एक हर्ष और उल्लास के साथ सबसे साझा करते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हमारा एक सारे एफपीओ वालों से निवेदन रहता है कि मॉडल गांव के इस मंच का प्रयोग भरसक भरपूर करें। हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को उनका कीमती समय उनसे चुरा के यहाँ पे लाते हैं आपके लिए, ताकि आपके मन में आपके व्यवसाय से संबंधित, आपके कृषि से संबंधित कोई भी सवाल हो, उसका आपको सही गाइडेंस मिल सके, सही जवाब मिल सके। और मैं आशा करता हूँ कि इसका लाभ आपको दिख रहा है, आप हमारे साथ जुड़ के इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो आज आप सभी ने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मॉडल गांव वार्ता की श्रृंखला को बरकरार रखेंगे। अगले सप्ताह हम एक नए विषय के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। और इस बीच अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में जानकारी लेने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो हमारा वेबसाइट है www.modelgaon.org। हमारे सारे लिंक्स चैट में शेयर कर दिए गए हैं। आप जो भी आपको सहज लगता है प्लेटफॉर्म, उसका इस्तेमाल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूछिए, आप पूछिए जब मीटिंग खत्म होगी।